विजयी रथ पर सवार है भारतीय क्रिकेट टीम। आज एशिया कप का फाइनल खेलने के लिए उतरेगी। भारतीय टीम ने एशिया कप में अपने दमदार प्रदर्शन से फाइनल तक का सफर तय किया है। आज दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ये महामुकाबला खेला जाएगा, जहां भारत का सामना उसका कट्टर हरीफ पाकिस्तान से होगा। मुकाबला रात 8 बजे से शुरू होगा। एशिया कप की शुरुआत 1984 में हुई थी और तब से लेकर अब तक कई रोमांचक मैच हुए हैं, लेकिन इस बार तारीख रची जा रही है क्योंकि 41 साल के लंबे इंतजार के बाद पहली बार भारत और पाकिस्तान की टीमें इस टूर्नामेंट के फाइनल में आमने सामने होंगी। दोनों मुल्कों के क्रिकेट प्रेमियों के लिए ये किसी त्योहार से कम नहीं है। सभी इस वक्त जोश में मुब्तला हैं और से ज्यादा दुआ कर रहे हैं कि भारतीय टीम जीत का जश्न मनाने का और मौका उन्हें दे, यानी जीत उन्हीं की झोली में, हमारे भारत देश की झोली में आए। तो ये जबरदस्त टक्कर की उम्मीद भी रखते हैं कि जो मुकाबला है वो वन साइडेड ना हो, मुकाबला काफी रोमांचक हो, ताकि देखने में भी वो रोमांच लोगों को नसीब हो जिसका काफी दिनों से उन्हें इंतजार है। तो यूएई में एशिया कप 2025 में भारत बनाम पाकिस्तान के फाइनल मैच से पहले दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम के बाहर इकट्ठा हुए हिंदुस्तानी प्रशंसकों ने, क्रिकेट के चाहने वालों ने अपनी टीम का जोश बढ़ाया और कहा कि इस बार फिर पिछले मैचों की तरह ही टीम इंडिया जीत हासिल करेगी। सुनिए भारतीय फैंस क्या कुछ कहते हुए नजर आए। इंडिया जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया। तो भारतीय क्रिकेट टीम आज एशिया कप का फाइनल खेलने उतरेगी। आज रात 8 बजे दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ये महामुकाबला होने वाला है, जहां भारत का सामना उसके कट्टर हरीफ पाकिस्तान से होगा। इकतालीस साल बाद एशिया कप फाइनल में भारत और पाक। पस्त होगा पाकिस्तान, फिर जीतेगा हिंदुस्तान। पाकिस्तान का टूटेगा सपना, एशिया कप होगा अपना। शर्मा जी दिखाएंगे कमाल, फिर गिल का होगा धमाल। एशिया कप के इतिहास में पहली बार भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। बांग्लादेश की टीम नॉकआउट मैच में बाहर हो गई है और श्रीलंका की टीम पहले ही बाहर हो गई थी। एशिया कप फाइनल में भारत और पाकिस्तान की टीम आमने सामने होंगी। बड़ी बात यह है कि भारत और पाकिस्तान 8 साल के बाद किसी बड़े टूर्नामेंट के फाइनल में एक दूसरे से टकराने जा रहे हैं। इससे पहले दोनों टीमें साल 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान एक दूसरे से भिड़ी थीं। इन दोनों टीमों के बीच अब तक 12 फाइनल मैच खेले गए हैं। पाकिस्तान को 8 फाइनल मैच में जीत मिली है तो भारत को 4 फाइनल मैच में जीत मिली। हालांकि 2007 T20 वर्ल्ड कप फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5 रनों से हराया। क्रिकेट का इतिहास गवाह रहा है कि फाइनल में पाकिस्तान हमेशा से भारत पर भारी पड़ता आया है। दोनों टीम के बीच अब तक हुए 12 फाइनल्स में पाकिस्तान ने 8 तो भारत ने सिर्फ 4 बार ही बाजी मारी है। 2007 का ओपनिंग T20 एडिशन आखिरी मौका था जब भारत ने किसी टूर्नामेंट के फाइनल में पाकिस्तान को हराया था। दोनों टीम की आखिरी भिड़ंत 2017 के आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में हुई थी। उस मैच को भी पाकिस्तान ने जीता था। हालांकि एशिया कप में भारत का पलड़ा भारी है। एशिया कप का ये 17वां एडिशन है। टीम इंडिया अब तक 8 बार एशिया कप के खिताब को जीत चुकी है। पाकिस्तान की टीम अभी तक 2 बार चैंपियन बनी है। एशिया कप में दोनों टीमें एक दूसरे के खिलाफ अब तक 18 मुकाबले खेल चुकी हैं। इसमें 10 मैचों में भारत ने जीत दर्ज की है, जबकि 6 में
पाकिस्तान ने बाजी मारी है। कुल मिलाकर कहा जाए तो भले ही पाकिस्तान फाइनल में भारत को कई बार मात दे चुका है, लेकिन एशिया कप में जब जब दोनों का मुकाबला हुआ है, भारत हमेशा पाकिस्तान पर भारी रहा है। एक बार फिर दोनों टीमें आमने सामने हैं और सिर्फ एशिया ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की नजर इस मैच पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को नया बॉस मिल गया है। दिल्ली के पूर्व कप्तान मिथुन मनहास बीसीसीआई के 37वें अध्यक्ष चुने गए हैं, सदर चुने गए हैं। रविवार को एजीएम की मीटिंग हुई जिसमें मिथुन मनहास के नाम पर मुहर लगी। मिथुन मनहास ने रॉजर बिन्नी की जगह लेनी है और मिथुन मनहास जम्मू कश्मीर के डोडा के रहने वाले हैं। मिथुन मनहास ने भले ही कोई इंटरनेशनल मैच नहीं खेला, लेकिन उनका क्रिकेट करियर बेहद शानदार रहा है। बीसीसीआई की नई टीम में राजीव शुक्ला उपाध्यक्ष हैं, देवजीत सैकिया सचिव हैं, ए रघुराम भट्ट कोषाध्यक्ष हैं और प्रभतेज सिंह भाटिया संयुक्त सचिव बनाए गए। It's an absolute honor to be the president of the world's finest board, cricketing board, and it's at the same time it's a huge responsibility as well. And I give my assurance that I'll be committed to do it to the best of my abilities and dedication and passion. For the past 4 years, I've been working with J&K Cricket Association, and we have qualified for 7 times in the knockout stage. So this hasn't been done in the history of J&K. Do you have any agenda as the president? No, there's no such agenda. The only agenda is development and take. देखिए, आज हमारा 94 एजीएम हुआ बीसीसीआई का। इस पे हमारा वन ऑफ द मेन एजेंडा था इलेक्शन ऑफ द न्यू एपेक्स काउंसिल प्लस 2 जीसी मेंबर का इलेक्शन। सो वो इलेक्शन प्रोसेस सारे हो गया था। जो फॉर्मर चीफ इलेक्टोरल कमिश्नर इंडिया का था ज्योति साहब, ए के ज्योति, उन्होंने इलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट किया और आज उनको अनाउंस किया है एजेंडा नंबर 3 में था। सो उस पर यही है कि कोई भी कैंडिडेट का अगेंस्ट में कोई कॉन्टेस्टेंट नहीं था। सो ऑल द कैंडिडेट्स हु हैव सबमिटेड देयर नॉमिनेशन फॉर ऑल द एपेक्स काउंसिल पोस्ट, दे हैव गॉट इलेक्टेड अनअपोज्ड। सो नया प्रेसिडेंट है मिथुन मनहास जी, सेक्रेटरी साहब, सेक्रेटरी मैं हूँ, जॉइंट सेक्रेटरी हमारा प्रभतेज भाटिया साहब है, नया ट्रेजर है रघुराम भट्ट कर्नाटका से, और साथ में है हमारा नया वाइस प्रेसिडेंट जो पहले का था राजीव शुक्ला जी, वो रिपीट हुआ है, और मेंबर नया आया है जयदेव शाह। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मिथुन मनहास को बीसीसीआई अध्यक्ष सदर बनने पर बधाई दी है, मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि मिथुन मनहास बहुत प्रतिभाशाली हैं और उन्हें बीसीसीआई अध्यक्ष बनने का अवसर मिला है। हम सबके लिए बड़े गर्व की बात है, बड़े हर्ष की बात है, बड़ी संतोषजनक बात है। एक सन ऑफ दी सॉइल हमारे बीच में से ही एक निकला हुआ नौजवान आज बीसीसीआई के सर्वश्रेष्ठ पद प्रेसिडेंट के रूप में घोषित किया गया है। मिथुन मनहास एक नौजवान होनहार क्रिकेटर जिसने तमाम दुश्वारियों के बावजूद, दिक्कतों के बावजूद जम्मू कश्मीर जैसे क्षेत्र से निकल करके क्रिकेट की दुनिया में ख्याति प्राप्त की। और ये प्रमाण है इस बात का कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की सरकार में हर होनहार प्रतिभाशाली नागरिक को, युवा को उसकी प्रतिभा के अनुसार, उसकी मेहनत के अनुसार, उसकी काबिलियत के अनुसार उसका सिला भी मिलता है, प्रोत्साहन भी मिलता है और उस तरह की जिम्मेवारी भी मिलती है। इतवार को हुई बीसीसीआई की एजीएम मीटिंग में मिथुन मनहास के नाम पर मुहर लगी, जिसमें पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह भी शामिल थे और इसी मीटिंग में मिथुन मनहास के नाम पर मुहर लगाई गई। ऐसे में बीसीसीआई के नए सदर को लेकर हरभजन सिंह ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं। इनिशिएटिव जो शुरू किया है बीसीसीआई ने कि एक क्रिकेटर जो है वो प्रधान होना चाहिए, और इससे बेहतर किसी क्रिकेटर के लिए क्या हो सकता है कि वो गेम को कुछ वापस दे सके। भाजी आप खुद खेले होंगे मनहास जी के साथ, तो क्या एक्सपेक्ट करते हो उनके टैलेंट? मिथुन के साथ मैं बहुत क्रिकेट खेला हूँ और अंडर 19 डेज से हमने इकट्ठे क्रिकेट खेली है एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम। और उम्मीद करता हूँ कि जो क्रिकेट में वो बतौर क्रिकेटर उनको जो चीज़ें नहीं मिली थी इन टर्म्स ऑफ वो फैसिलिटीज़ या फिर वो जहाँ उस लेवल पे पहुँच नहीं सके, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो उन्होंने सीखा अपने जीवन से
वो सारा कुछ ही अब यहाँ पे आके वो आगे आने वाली जनरेशन के लिए इतना अच्छा काम करके जाएं ताकि वो जनरेशन का कोई भी बच्चा किसी भी वर्ग का और किसी भी क्षेत्र का बच्चा जो है वो पीछे ना रहे इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण। तो बहुत डेवलपमेंट हो रही है पूरे भारत में। अगर बात करें तो नए नए जगह पे ग्राउंड बन रहे हैं। पौंडीचेरी में बहुत बड़ा आपने देखा है सेटअप बना है क्रिकेट का। तो ऐसी छोटी छोटी जगहों पे क्रिकेट जा रही है। सो क्रेडिट गोज़ टू BCCI और मैं उम्मीद करता हूँ कि मिथुन उसी लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड करेगा और अच्छा करने। और LOP सुनील शर्मा ने मिथुन मनहास को BCCI के अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी है। ये उल्लेखनीय उपलब्धि पूर्ववर्ती डोडा जिले और पूरे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए अत्यंत गौरव की बात उन्होंने लिखा और साथ ही लिखा कि मैं आपकी नई भूमिका और भारतीय क्रिकेट की सेवा में निरंतर सफलता की कामना करता हूँ। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आपने PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के बारे में तो सुना ही होगा। आइए इसे अपनाने वालों से सुनते हैं इस योजना से लगने वाले सोलर प्लांट्स उन्हें किस तरह से फायदा पहुंचा रहे हैं। मेरा नाम अब्दुल हमीद राथर, बहुत बसान क्रालपोर। गो अगस्त 2024 पे तमो आय तमो कोर ये इंस्टॉल। बिजली बिलन मज गई वारिया कमी, स्पेशली ये समर सीजनस मज कमी। मे 300 या 400 या 500 पेवान भरन ज़्यादा को ज़्यादा। बे बिजली ती इस्तेमाल करान ठीक पान। ये 1500 बिल या 2000 बिल भरान 2000 पेट ते मे गसान। तो मगर तथ बस भरान 300 400 या 500। तो बे वन टाइम सेटलमेंट असल रिकमेंड स्ट्रांगली रिकमेंडेड टू एवरी हाउस होल्ड ऑफ द कश्मीर वैली। मे नाम गुलाम रसूल भट्ट, रोजान शाही हमदान कॉलोनी नाइक बाग। लोग यह सिस्टम 18 मार्च 2015 3 किलोवाट। अमे बालो कि मतलब यूनिटन मज आई कमी, मतलब वारिया फर्क आई अमे कि मतलब कोतान खसान फीस मो खसान कम वारिया फर्क आई। यह मतलब इत पे कि मतलब अमिक यूनिट कंज्यूम गसान मतलब तम ये गड़स मज। तो अमे सवारिया फर्क। बे ब्या चीज़ कि मतलब अगर ये यम यूनिट रोजन सेव तम लगन वंदस मज बकार। यह पे 1,64,000 मे बासान 94,000 आए वापस 94,000 आए वापस। सिस्टम ठीक। बहुत बाकी लुकन तक अपील यसान पन एनर्जी बचान यह लागू ठीक सोलर सिस्टम। फैब में हमने ये सोलर लगाया तो हमारी बिल बहुत आ रही थी 5-6 हज़ार की। फिर जब ये लगाया तो हमारा 5 kV है ये, तब से बिल बहुत कम आ रही है और हम अच्छा फ़ायदा उठा रहे हैं। तो लगभग 4 महीने हो गए। हमें मोबाइल एप्लीकेशन से पता चलता है कि हमारा ये कितना बच जाता है, कितनी कंजप्शन होती है, कितना मतलब स्पेयर रहता है। तो वो हमें मोबाइल एप्लीकेशन से पता चल जाता है। सोलर से हमारा बहुत फ़ायदा हो गया। हम लोगों को भी बोलेंगे कि आप सोलर लगाएं तो इसका फ़ायदा उठाएं। घर पे सोलर प्लांट लगवाने का क्या प्रोसेस है? कंज्यूमर को सिंपल सा एक प्रोसेस है। उसको ऑनलाइन जाना है PM सूर्यघर की वेबसाइट पे, वहाँ पे रजिस्टर करना है और अपनी बिल की एक कॉपी, अच्छी सी क्लियर कॉपी PDF कॉपी एक अपलोड करनी है। वेंडर उसको चूज़ करना है। नाउ जैसे ही आपने वेंडर को चूज़ किया फिर उसके बाद एग्रीमेंट अपलोड होता है। वंस द एग्रीमेंट इज़ अपलोडेड then the vendor has to install the articles. It is a whole online process. आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी गुजारिश है कि इसका अभी फ़ायदा उठाएं। ये स्कीम लिमिटेड है मार्च 2027 तक। सेठ दीनदयाल अपने बेटे से धंधे को लेकर बस एक ही बात बोलते थे, जिससे मौका चूका उसका धंधा सूखा। और मौका था बिजनेस को एक नई उड़ान देने का। सो हमने चौका मार दिया। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल जैसे चैनल के साथ अपने ब्रांड को जोड़ने के लिए advice.nw18.com पर लॉगिन किया और डिटेल्स भरते ही एडवाइस की तरफ से मिला तुरंत कॉल बैक। यही है मौका, मार दो चौका। एशिया कप के फाइनल में पहली बार आमने सामने भारत और पाकिस्तान। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में रात 8 बजे से खेला जाएगा महामुकाबला।
टूर्नामेंट में भारत से 2 मुकाबले हार चुका है पाकिस्तान। एशिया कप के 41 साल इतिहास में पहली बार भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल मैच खेला जाएगा। एशिया कप में 8 बार खिताब अपने नाम कर चुकी सबसे सफल टीम है भारत। पाकिस्तान सिर्फ 2 ही बार जीता। मैं आपको एक हाउस बोट पे टूर करवाता हूं अपने व्यूअर्स को। आप देख लीजिए, डल लेक है, वर्ल्ड फेमस डल लेक। आप देख लीजिए कितनी खूबसूरत जगह है। आप देख लीजिए कितना आप इस इलाके को आके एंजॉय कर सकते हैं अगर देश के अलग अलग इलाकों से लोग देख रहे हैं। एक बात का अफसोस होता है कि आज टूरिस्ट सीजन का पीक होना चाहिए, पूरा जो डल लेक है ये शिकारों से भरा होना चाहिए था, लेकिन शिकारे जो हैं बहुत कम है, टूरिस्ट बहुत कम है। कई लाखों लोगों की रोजी रोटी जो है वो इस डल लेक, इस हाउस बोट टूरिज्म से जुड़ी हुई है। आतंकवादियों ने पहलगाम आतंकी हमला किया, उनका मंसूबा यही था, उनका मकसद यही था कि टूरिस्ट जो हैं वो जम्मू कश्मीर से दूर हो जाएं। लोगों को चुन चुन के, उनका मजहब जान जान के उन्हें मारा गया ताकि लोग कश्मीर घाटी में ना आए। तो ऐसे लाखों शिकारा वाले जो अपनी रोजी रोटी कमाते हैं कि वो टूरिस्ट को डल के किनारे से हाउस बोट में लाते हैं, डल में घुमाते हैं, इनकी रोजी रोटी भी छीन ली गई है। तो आतंकवादियों ने, ये आप देख लीजिए, आतंकवादियों ने सिर्फ उन टूरिस्टों को नहीं मारा, उन्होंने कश्मीर के उन लोगों के पेट पे गोली मारी है जिनकी रोजी रोटी जो है वो टूरिज्म से चलती है। तो आइए मैं आपको इस एक हाउस बोट का टूर करवाता हूँ। ये हाउस बोट की लॉबी है। टूरिस्टों को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर आएँ। ये जो हाउस बोट ओनर हैं, हाउस बोट मालिक हैं यहाँ पर, उनका जो रोज़गार है वो चलता रहे। जितने टूरिस्ट आएंगे उतना यहाँ पर जम्मू कश्मीर की इकॉनमी को मदद मिलेगी। ये आइए मैं सरोज को कहूँगा मुझे फॉलो करे और इस हाउस बोट के बारे में, क्योंकि सरोज जो है वो लोकल है, मैं भी लोकल हूँ, लेकिन सरोज थोड़ा इस कारीगरी के बारे में ज़्यादा जानते हैं। मैं कोशिश ये करूँगा कि सरोज भी थोड़ा सा आपको मुझे ज्वाइन करें इस के बारे में थोड़ी डिटेल देने के लिए। तो सरोज, आप बता रहे थे ये जो ऊपर नक्शकारी हुई है या जो पैनलिंग हुई है उसके बारे में थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताएं। बिल्कुल सर, तो जो अभी आप ये देख पा रहे हैं ऊपर जो नक्शेकारी बनी है, इसको खत्म बंद बोलते हैं। करीबन 100 डिफरेंट डिज़ाइन होते हैं इसके, और पहले जो रॉयल्स हुआ करते थे महाराजाओं के दौर से, उनके महलों में ये लगा करता था। आज भी कई सारे घरों में ये कल्चर है, अब और मॉडिफाइड डिज़ाइन आए हैं इसमें। और सर साथ ही साथ ये जो वॉल्स है यहाँ पर, ये वॉलनट की है सर, ये हाथ से बने हुए, इसको वॉलनट से सर वो कितना सरोज, कितना बारीक डिजाइन है और ये सारा हाथ से बनता है। यस सर, काफी बारीक है। और सर अब जो एक नई चेंज आई है वो ये है कि सर जो ये पेपर माशी का जो काम है, पहले इसमें कुछ डिजाइन आते थे टॉयज पे, छोटे इन चीजों पे बनता था, लेकिन अब ये वॉल्स पे भी ऐड किया गया है सर। और ये जो आप देखिए जो सोफाज लगे हुए हैं, उनके जो कवर हैं, ये भी सारा जो है कश्मीरी जो है उस पैटर्न पे बनाए गए हैं। ये भी वॉलनट का टेबल है। सरोज, इसके बारे में आप बता रहे थे कुछ। सर ये पिंजराकारी बोलते हैं इसको, बहुत ही महीन, बहुत ही डेलिकेट काम होता है ये सर। ये भी अगर आपको याद हो, पुराना जो राजा महाराजाओं की सर खिड़कियां होती थी, वहाँ से उनकी जो क्वींस होती थी वो देखा करती थी ताकि उनको कोई ना देख पाए सर, तो इसको पिंजराकारी बोलते हैं सर। ये वापस से कई सारे डिज़ाइन से जो आप फिर से आए हैं सर। यहाँ से फिर लॉबी में जब खत्म होता है तो फिर डाइनिंग रूम आ जाता है सर। और यहाँ पे भी जो काम रहता है सर, आप देखिए क्रूअल का काम है, सारा हाथ का काम रहता है। जो भी यहाँ कर्टन्स यूज़ होते हैं या जो टेबल क्लॉथ यूज़ होता है सर। तो सरोज, ये भी मैं बताना चाहूँगा, जैसे आप बता रहे थे कि आप देख लीजिए ये भी जो है वॉलनट, अखरोट जो होता है, अखरोट की लकड़ का ये काम किया गया है, उसके ऊपर पॉलिश किया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, जितना भी बारीक काम है, बारीक नक्शेकारी है, ये सारी हाथ से की गई है, ये मशीन का काम नहीं है। और इसके पीछे जो पेपर माशी की पेंटिंग है, ये भी हाथ से की गई है। यहाँ पर आपको जितना भी ये फर्नीचर दिख रहा है, ये सारा भी जो है फर्नीचर, ये अखरोट की लकड़ का है। ये देखिए, ये जो डिज़ाइन है ये भी पेपर माशी के डिज़ाइन किए गए हैं। ये सारा कश्मीर के जो कारीगर हैं, कश्मीर के जो आर्टिजन्स हैं, उनके बनाए हुए ये मूर्तियां हैं। ये भी ज़्यादातर वॉलनट की लकड़ से बने हैं। आप देख लीजिए, क्योंकि वॉलनट पे एक तो ड्यूरेबल होता है और डिज़ाइन करना आसान होता है। ये साथ में कश्मीर में कॉपर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ये कॉपर के बर्तन
बर्तन है, आप देख लीजिए, हालांकि अभी शोकेस में रखे हैं। कई घरों में, कई जगहों पर अभी भी कॉपर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी हमने आपको पहले लॉबी दिखाई, लॉबी के बाद हमने आपको यहाँ का ये डाइनिंग हॉल दिखाया। आइए ये जो गली है, गली नुमा एरिया है, यहाँ से आके हम आपको यहाँ का जो है बाकी हिस्सा दिखाते हैं। ये सीढ़ियाँ जो हैं ये ऊपर डेक पे जाती हैं, जहाँ से आप डल का जो शानदार व्यू देख सकते हैं। उसके बाद ये जो छोटी सी गली आपको नजर आ रही है, यहाँ के ये रूम्स हैं। सरोज मुझे बता रहे थे कि ये जो हाउस बोट है, यहाँ पर 4 रूम्स हैं। ये रूम नंबर 1 है। आइए इस रूम के बारे में आपको दिखा देते हैं। देखिए, कश्मीर का एक जो कल्चर है, कश्मीर के कल्चर में नीचे जो हमारा फ्लोरिंग होती है वो जो है कवर्ड होती है, उसमें कारपेट बिछाया जाता है, नमदे बिछाए जाते हैं, अलग अलग चीज़ें बिछाई जाती हैं। तो यहाँ पर ज़्यादातर लोगों के घरों में या जहाँ पर भी होगा वो आपको शूज़ बाहर रखने होंगे। हम भी शूज़ बाहर रख के आए। आप देख लीजिए, यहाँ पर भी वॉलनट की कारीगरी की गई है, पेपर माशी की कारीगरी की है। और ये जो बेड आपको नज़र आ रहे हैं ये भी सॉलिड वॉलनट से बने हुए हैं। आप देखिए कितना साफ सुथरा रखा गया है, कितना नीट एंड क्लीन है। और यहाँ से आप इमेजिन कीजिए कि अगर रात को आप सोए हुए हैं और डल का किनारे के इर्द गिर्द आपको लाइटिंग नज़र आ रही है, कितनी खूबसूरत जगह। देखिए, लोग कई जब सवाल पूछते हैं, कई सोशल मीडिया पे भ्रम फैलाया जाता है कि जो हाउस बोट्स हैं उनका ये, पहले तो मैं आपको बताऊंगा, ये चेंजिंग रूम आप देख लीजिए और उसके साथ ही देखिए कितना नीट एंड क्लीन वॉशरूम है। मैं सरोज को कहूँगा अंदर जाके दिखा दें कितना नीट एंड क्लीन वॉशरूम है। एक भ्रम फैलाया जाता है कि जो डल का सीवेज है वो डल में जाता है। देखिए, यहाँ पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, जिसके जरिए जितना भी ये यहाँ से जो वेस्ट जनरेट होता है, सीवेज जनरेट होता है, वो जो है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में जाता है और वहाँ पर उन्हें रिसाइकल किया जाता है। ये आपने हाउस बोट का रूम देखा, आपकी प्राइवेसी पूरी मेंटेन की जाती है। यहाँ पर ये देखिए स्लाइडिंग डोर है। सिर्फ यहाँ पर हाउस बोट्स में रिस्ट्रिक्शन जो रहती है कि स्मोकिंग, क्योंकि ये सारा लकड़ का काम है, किसी भी आग की वस्तु को, फायर की वस्तु को यहाँ पर नहीं लाने दिया जाता। यहाँ पर सिगरेट स्मोकिंग जो है वो प्रोहिबिटेड है, वो मना है। चलिए बाहर निकलते हैं और आपको फिर से दिखाते हैं यहाँ की ये जो लॉबी है, किस तरह की जो आप लॉबी देख रहे हैं, सॉरी ये डाइनिंग एरिया जो है वो आप देख लीजिए यहाँ का। उसके बाद सरोज को कहूँगा फॉलो करें मेरे को, और ये यहाँ की लॉबी है फिर से। और बाहर सरोज जो है, मैं अब इसको यहीं पे विराम दूंगा, लेकिन सरोज आपको एक पैनोरामिक व्यू दिखा देंगे पूरे जो है डल लेक का। इसके साथ में ये महादेव की पहाड़ियां हैं, वो आप देख लीजिए, जहां पर ऑपरेशन महादेव लॉन्च किया गया था उन आतंकवादियों को मौत के घाट उतारने के लिए जिन्होंने पहलगाम के नरसंहार को अंजाम दिया था। यहाँ पर ये जबरवन रेंज है जो पीर पंचाल का हिस्सा है। और कश्मीर घाटी को घाटी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। राजीव कमल जी से पूछेंगे, राजीव जी कैसा लगा आपको कश्मीर का ये वाला टूर, और उन टूरिस्ट्स को क्या कहेंगे जो किसी न किसी वजह से कश्मीर से दूर रह रहे हैं? बहुत ही खूबसूरत जगह है, मैं तो पहली बार आया हूँ और बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत ही आनंद आ रहा है। सच बात है कि टूरिस्ट बहुत कम है। मेरी भी यही अपील रहेगी कि आप लोग अधिक संख्या में यहाँ आइए। ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसा कि माहौल बना था अब सब ठीक है, तो आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आइए। देखिए, ये मैं सरोज से कहूँगा आपको ये दिखा दें, ये भी एक अद्भुत चीज़ है कि कैसे शिकारे पे कश्मीर की कलाकृतियाँ जो हैं वो बेची जाती हैं। इनका भी अभी काम कम लग रहा है क्योंकि टूरिस्ट नहीं है। एक समय ऐसा होता था कि ये शिकार, डल लेक जो है शिकारों से भरी पड़ी होती थी, टूरिस्ट से भरी पड़ी होती थी। लेकिन दुख होता है कि देख के कि शिकारे जो हैं वो घाटों पे इंतज़ार कर रहे हैं कि कब टूरिस्ट आएँ और इस ब्यूटीफुल या इस जिसे कहें दुनिया में, जैसे कहा जाता है कि अगर कहीं स्वर्ग है यहीं है, तो इसका लुत्फ़ लें। टूरिस्टों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आना चाहिए। वो देखिए, ये शंकराचार्य का मंदिर है जहाँ पर आदि शंकराचार्य ने कई वर्षों तक तपस्या की है। और कश्मीर घाटी में आएँ, कश्मीर घाटी का लुत्फ़ लें। मैं तेजिंदर सिंह सोढ़ी आप लोगों से विदा लेता हूं। अगली बार फिर आपसे कहीं ना कहीं से जुड़ेंगे।